बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम इसके आईआर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ेंगे। ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया है, ये बेसिकली जो है ना, जो हैब्सबर्ग फैमिली थी ऑस्ट्रिया की, ये हैब्सबर्ग फैमिली ऑस्ट्रिया की जो है ये इम्पोज कर रही थी कैथोलिसिज्म प्रोटेस्टेंट पर। बोहेमिया एक प्रोविंस था उनके अंडर में, उनकी टेरिटरी में एक प्रोविंस आता था, और इस प्रोविंस पर वो अपना मज़हब, अपना सेक्ट कैथोलिसिज्म इम्पोज कर रहे थे। हालांकि बोहेमिया वालों का जो सेक्ट था वो प्रोटेस्टेंटिज्म था। तो उनके दरमियान में जंग हुई। इस जंग के नतीजे में एक मुआहदा, एक ट्रीटी साइन की गई। तो ये बेसिकली जो है ना उन्होंने इम्पोज किया। तो उसके नतीजे में कुछ प्रिंसिपल्स आए, जिनमें एक प्रिंसिपल उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि पहले तो उन्होंने रियासतें, ये जो मॉडर्न स्टेट सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, रियासतें किस तरह वजूद में आई। ये पहली कैटेगराइजेशन जो है वो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंटिज्म मज़हब की बुनियाद पर हुई कि ये रियासतें, ये स्टेट्स जो है कैथोलिक्स होंगी और ये वाली स्टेट जो है वो क्या होंगी, आपकी प्रोटेस्टेंट्स होंगी। तो पहले ये कैटेगराइजेशन की गई, और उसके बाद इन स्टेट्स को सोवरेन डिक्लेयर किया गया कि दे आर सोवरेन। अब ये अपनी मिलिट्री फोर्स जो बनाना चाहती हैं ये बना सकती हैं, अपना फ्लैग रख सकती हैं, अपनी करेंसी रख सकती हैं, और जिस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, चाहे वो किंगडम हो, मोनार्की हो, डेमोक्रेसी हो, जिस तरह की अगर वो चाहते हैं तो वो अपने लिए कोई सोवरेनिटी के अंडर में जो गवर्नमेंट सिस्टम चाहते हैं वो रख सकते हैं। नॉन इंटरफेरेंस के वो किसी दूसरे स्टेट के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनमें मुदाखलत नहीं करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको मिसाल दे रहा था कि ये कि बांग्लादेश में जो अभी हुआ उसकी प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया गया, तो पाकिस्तान ने इंटरफेयर नहीं किया। इसको कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस। जैसे कि हैब्सबर्ग फैमिली कर रही थी, तो वो जो बोहेमिया प्रोविंस में इंटरफेयर, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रही थी, उन पर जानबूझकर कैथोलिसिज्म जो है ना इम्पोज करना चाहते थे। तो ये जो है ना ये कहलाता है कि इंटरफेयर करना। अब नॉन इंटरफेरेंस का मतलब ये था कि इन मामलात में रियासत के इंटरनल अफेयर्स में कोई स्टेट किसी स्टेट के में इंटरफेयर ना करे। और ये आज भी इंटरनेशनल नॉर्म है, आज भी स्टेट्स के दरमियान में ये एथिकल नॉर्म है। स्टेट्स जो है ना एक दूसरे की डिग्निटी, सोवरेनिटी की रेस्पेक्ट करते हैं और इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, जब इंटरफेयर करते हैं तो वो आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आप ये हमारे इंटरनल अफेयर है, तो इसमें आप मुदाखलत ना करें। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन के कौमें जो है ना, जैसे स्टेट्स जो बनी तो ये कौमों की बुनियाद पर बनी। जैसे कि पाकिस्तान जो है ना ये एक मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में ख़ुद को एक कौम समझ रहे थे, तो उसकी कौमियत की बुनियाद पर सेल्फ डिटर्मिनेशन उनको दी गई। जैसे कि कश्मीरियों के लिए भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिया गया है कि एज आ कौम मुसलमान वो कश्मीर में अपने लिए प्लेबिसाइड के दौरान वोटिंग करेंगे, और फिर वो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन करें, या फिर इसी तरह जितनी स्टेट्स हैं या बाकी जो स्टेट्स हैं वो आजकल आप देखें तो वो नेशनलिटी के बेस पर बनी हुई हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बेस पर। अमेरिकन्स वो हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और दे वर लिविंग इन अमेरिका, और यूरोप में अल्दो दे आर अमेरिकन्स, लेकिन जर्मन्स एक अलग कौम है। इसी तरह जो है ना सर्ब्स एक अलग कौम है। इसी तरह आपके कुर्द एक अलग कौम समझते हैं, और इवन अब ईरान से भी कोई टेरिटरी वो मांग रहे थे कुर्द के, हमें अलग टेरिटरी चाहिए। डिप्लोमेटिक कांग्रेसेस आजकल, क्योंकि हमारे पास यूएन का सिस्टम बना हुआ है। 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी कि स्टेट्स के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक होते कलेक्टिव गुड, एक होता है इंडिविजुअल गुड्स। उसमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं, क्योंकि ये उमरी जाती मिल्कियत है और उसको क्लेम करने वाला कोई है नहीं। जब क्लेम करने वाला हो जाता है तो फिर वो कलेक्टिव गुड बन जाता है कि भाई इसके क्लेम करने वाले बहुत सारे हैं। जब क्लेम करने वाले बहुत सारे बढ़ जाते हैं तो फिर आप यहाँ पर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सूरत में स्टेट्स के दरमियान में इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उस वक्त डिप्लोमेट कांग्रेस बनाई गई थी, और जो कि जो है ना ये मीटिंग वगैरह करते थे और अपने रिप्रेजेंटेटिव
जिस तरह आज यूनाइटेड नेशन में हर स्टेट का एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसी तरह वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा करती थी। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक ये है कि भाई हम अमन में रहें, और दूसरा ये है कि हम आपको भी अमन में रहने दें। तो स्टेट्स ने ये प्री डिटर्मिनेशन के बेस पर ये प्री डिटरमाइन कर लिया कि भाई हमने इस तरह के उसूल बनाना है कि आप कैथोलिसिज्म वालों पर कोई अटैक ना करें और कैथोलिसिज्म वाले आप पर, प्रोटेस्टेंट पर कोई अटैक ना करें, तो एक दूसरे पर हम अटैक ना करें, आप भी पीसफुल रहें, हम भी पीसफुल रहते हैं। मेंट बाय बैलेंस ऑफ पावर अमंग सोवरेन स्टेट्स। अब जो सोवरेन स्टेट्स बन गई उनको ये भी राइट था कि वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कर सके, क्योंकि वो पहले प्रिंसली स्टेट्स में आती थी या उनके किंग्स होते थे, तो वो किंग्स जाहिर सी बात है उनके ऊपर डिफेंस का सिस्टम था, वही डिफेंस प्रोवाइड किया करते थे, उन्हीं की फ़ौज बनी हुई थी। लेकिन जब वो किंगडम से सेपरेट हो गए, जैसे कि हम ब्रिटिश किंगडम में आते थे, तो जब हम सेपरेट हो गए तो हमने अपनी मिलिट्री बना ली, तो उनको ये राइट दिया गया कि वो सेपरेट जो है ना वो अपनी जो है ना बना लें। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से रिलेटेड कि क्या ये एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है जैसे कि बाकी फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं, तो क्या ये भी एक पूरी जो है ना फील्ड ऑफ स्टडी है। इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन जो है ना, इसके तीन इसके स्कॉलर्स हैं। कुछ स्कॉलर्स जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं एज अ डिसिप्लिन इसको, वो कहते हैं कि ये डिसिप्लिन है नहीं, जैसे कि आपकी बिजनेस एक डिसिप्लिन है, कंप्यूटर साइंस एक पूरी फिज़िक्स एक डिसिप्लिन है, तो इसको ये पूरा डिसिप्लिन कंसिडर नहीं कहते बिकॉज ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। वो कहते हैं कि इसमें आपने हिस्ट्री मिला दी और पॉलिटिकल साइंस मिला दिया है, तो ये कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, बेसिकली ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एक मिक्सचर है, ये एक प्योर डिसिप्लिन नहीं है। सेकंड ग्रुप जो है ना वो उसको जो स्कॉलर्स का है IR के, वो इसको डिसिप्लिन ही कंसीडर कहते हैं कि भाई आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें ऐड कर दें, चाहे हिस्ट्री करें, कल्चर करें, पॉलिटिक्स करें, स्टेट्स के किसी भी स्टेट के आप अगर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, उनकी इकोनॉमिक रिलेशंस को, पॉलिटिकल रिलेशंस को, हिस्टोरिकल रिलेशंस को, आप हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, तो ये भी IR में आ जाता है और ये एक पूरा डिसिप्लिन है, और ये एक पूरा डिसिप्लिन है जहाँ पर PhD और उसकी पोस्ट डॉक वगैरह की जाती है। तीसरा ग्रुप जो है वो कहता है कि नहीं, ये डिसिप्लिन बनने जा रहा है, अभी ये पूरा डिसिप्लिन बना नहीं है, ये आगे चल के बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर इनकी रिसर्च चल रही है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ये कंसीडर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें हमारे जहन में हैं कि हमने बुक्स जो पढ़ी हैं उसमें कहीं पर हमने इंटरनेशनल रिलेशंस का नाम देखा है और कहीं पर हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, तो इसमें हकीकत क्या है कि क्या ये इंटरनेशनल रिलेशन है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। तो इसमें इसकी थोड़ी सी कैटेगराइजेशन क्या किस तरह की हुई है कि कुछ स्कॉलर्स इसको जो है ना आइडेंटिकल के तौर पर लेते हैं, एक सेपरेट चीज़ पर लेते हैं और कहते हैं कि ये कवर करता है इंटरनेशनल रिलेशन की। जब हम बात करें तो ये सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस रिलेशनशिप को कवर करता है स्टेट्स के दरमियान में। अगर जब आप स्टेट्स के दरमियान में ये रिलेशन डिस्कस कर रहे हो, इकोनॉमिक कि किस तरह की ट्रेड और ट्रांजैक्शंस उनके दरमियान में हो रही हैं, सोशल किस तरह के सोशल इवेंट्स, गैदरिंग्स वगैरह हो रही होती हैं, पॉलिटिकल के किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम्स में है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, बरतानिया में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में जो है ना वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, डेमोक्रेसी का एक फॉर्म है। और रिलीजियस रिलेशंस को डिस्कस करें तो ये इंटरनेशनल रिलेशन कहलाएगा। और पॉलिटिक्स कब कहलाएगा, इसको एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर कंसीडर किया जाता है जो कि सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशन विद इन द स्टेट्स को डिस्कस करता है। अगर आप किसी स्टेट्स के पॉलिटिकल रिलेशंस को डिस्कस करें कि भाई इसमें ये पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, फिर उसकी दो फॉर्म्स हैं, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री है, या फिर इसी तरह आप कम्युनिज़म की जो फॉर्म है, कम्युनिज़म है, वो कौन सी कम्युनिज़म है, रशियन है या चाइनीज़ कम्युनिज़म है, तो इनकी डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं। तो इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो, फिर उनमें जो एम्बेसीज़ उनकी बनी हुई हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो इस तरह की अगर पॉलिटिकल रिलेशंस को आप डिस्कस करें तो फिर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। हम जो पढ़ रहे होते हैं ये दोनों का मिक्सर होती है बेसिकली, इंटरनेशनल रिलेशन जो है और पॉलिटिक्स। हम क्योंकि बाज़ स्कॉलर्स जो है ना इसके जो है ना इसको जो है ना वो एक ही बात समझते हैं
तो ये मैंने आपको 3 इसकी कैटेगरीज बता दी कि इसकी 3 कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट देखते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ आईआर। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर आईआर की बेस है, ये कोर प्रिंसिपल्स हैं आईआर के। इनको समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझें, इनकी बेस को समझें कि कुछ गुड्स होते हैं टेंजिबल और कुछ इनटेंजिबल्स होते हैं जिनको फिज़िकली आप टच कर सकते हैं, कुछ इंटेंजिबल होते हैं जिनको आप फिज़िकली टच नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जितनी भी ये जो created by the members of the group that is available to all the members regardless of their individual contribution to the collective good, yet if too many participants do so the good cannot be provided। तो कलेक्टिव गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें जो होता तो सबके लिए है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन, कि जैसे कि पानी इंसान सारे इंसानों के लिए, जैसे समंदर में जितना भी पानी है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट ये नहीं कहता कि ये समंदर का पानी हमने बनाया है, ये कलेक्टिव गुड है, उस पर सारे मुल्कों की शिप्स ट्रैवल कर रही होती हैं, तो इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग आ जाएं तो फिर क्लेम करने वाले तो फिर ये नहीं कह सकते कि वो पर्टिकुलर गुड किसका है, फिर उनमें जो है ना वो इशू आ जाता है, कलेक्टिव गुड्स में ही इशू आ जाता है। कलेक्टिव गुड्स वर्सेस इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो कलेक्टिव गुड्स में जो प्रॉब्लम आती है, एक होता है कलेक्टिव इंटरेस्ट कि वो जो कि सारे सब लोग, जैसे कि स्पेस इज़ अ कलेक्टिव गुड, तो सारे कंट्रीज़ उसको यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये आ जाता है कि हर स्पेस में जितनी भी एयर स्पेस हैं दे आर डिवाइडेड, स्टेट्स में वो भी डिवाइडेड हैं कि भाई हमारी एयर स्पेस में उन्होंने मुदाखलत कर दी हमारी जो है ना परमिशन के बगैर, तो इसी तरह समंदरी हदूद में मुदाखलत कर दी, इसी तरह ज़मीन, वैसे तो ज़मीन तो अल्लाह की बनाई हुई और सबके लिए, सारे मुल्कों के लिए होना चाहिए, जैसे कि कॉस्मोपॉलिटिनिज़म में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन उनमें इंडिविजुअल स्टेट्स का इंटरेस्ट आ जाता है। शेयर्ड इंटरेस्ट वर्सेस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट आपके शेयर्ड होते हैं जो कि 2-3 कंट्रीज़ आपस में शेयर कर रहे होते हैं, फिर उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। और स्टेट्स जो है सोवरेन होती हैं, और सोवरेन क्यों होती हैं? क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती। सेंट्रल अथॉरिटी वो जो सारी स्टेट्स को कंट्रोल करती हो, ऐसी कोई एक स्टेट नहीं है जो कोई सारे स्टेट्स को कंट्रोल करती हो। जैसे फेडरेशन में होता है कि प्रोविंसेस को फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसी तरह बाकी स्टेट्स को ऐसी कोई स्टेट नहीं जो इनको कंट्रोल करती हो। गवर्नमेंट जो है इंडिविजुअल को फोर्स करती है, क्योंकि गवर्नमेंट सोवरेन होती है अपनी टेरिटरी में और उसकी पॉपुलेशन पर ही वो गवर्नमेंट कायम करती है, तो वो अपनी पॉपुलेशन को फोर्स करती है कि वो डिफरेंट टैक्सेस को पे करें। इवन जो है ना एंटी पोल्यूशन इक्विपमेंट जो व्हीकल्स पर इंस्टॉल किए जाते हैं, तो इस तरह के भी वो उनको फोर्स करती है कि आप लगाएं। जैसे कि आजकल आपको पता है कि एलईडी की इस तरह की लाइटें जो वो बाइक्स में लगाते हैं, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं इनकी कलेक्टिव गुड्स की और इनकी। अब कलेक्टिव गुड और सोशल डायलेमा में क्या फ़र्क है? एक है कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव एक्शन और सोशल डायलेमा। एक ये है कि ये जो बड़ी मछली है, अब ये छोटी मछलियों को खाती है, जैसे कि शेर जो है जानवरों को खाता है, तो ये है कलेक्टिव जो है ना, ये है सोशल डायलेमा कि इन मछलियों के पास एक यूनिटी की स्ट्रेंथ है, वो यूनाइट हो जाएं तो बड़ी मछली को कॉम्पीट कर सकती हैं, उनसे डिफीट कर सकती हैं, लेकिन अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि मैं ना मर जाऊं, अगर उसने मुझे खा लिया तो क्या होगा, ये जो है ना इसकी वजह से सोशल डायलेमा आ जाता है। वो यूनाइट नहीं हो पाती। जब यूनाइट नहीं होता ही पाता ही तो कलेक्टिव एक्शन से रह जाती है। कलेक्टिव एक्शन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। जैसे वार ऑन टेरर जो है ना, जैसे कि 2001 से जब ये शुरू हुई, तो ये एक तरह का कलेक्टिव इंटरेस्ट था सबके लिए, लेकिन उसमें सारे मुल्क तो नहीं से। खैर नेटो फोर्सेस वो अफ़गानिस्तान में गई और उन्होंने वहाँ पर टेररिस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की, खैर वो अमेरिका नाकाम हो गया। इज़ अ सिचुएशन इन विच ऑल इंडिविजुअल्स वुड बी बेटर ऑफ कोऑपरेटिंग। कोऑपरेशन के ज़रिए बेहतर
काम कर सकते हैं, बट फेल टू डू सो बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता है कि मैं ना मर जाऊँ, मुझे ना कत्ल कर दे, ये कॉन्फ्लिक्ट इसकी वजह से बिटवीन इंडिविजुअल्स डिस्करेज द जॉइंट एक्शन। इसकी वजह से जो है ना ये जॉइंट एक्शन से रह जाते हैं। फ्री राइडिंग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट कोई और करे और मैं क्या करूं भाई, मैं फ्री राइडिंग करूं। तो हर कोई फ्री राइडिंग करना चाहता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो पोल्यूशन है एटमॉस्फेयर में, एयर पोल्यूशन है, हर मुल्क जो है ना ये इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं और फिर एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज कर रहा है, लेकिन कोई भी मुल्क ये कोशिश नहीं कर रहा कि भाई इसको मैं कम करूं। वो दूसरों से रिक्वायर करते हैं। जैसे पाकिस्तान को कहेंगे भाई आप ट्रीज़ लगाएं, इमरान खान कहेगा भाई हम 1 बिलियन ट्रीज़ लगाएंगे, फिर बाद में उन्होंने 10 बिलियन का भी खैर कहा था। तो कहने का मकसद ये है कि वो दूसरे कंट्रीज़ को कह, हालांकि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री नहीं है, उनको ये तो नहीं कहना चाहिए। हमारे यहाँ तो ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, 5000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स है, और हमारे यहाँ देखें कि किसी तरह इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सर्दियाँ बढ़ रही हैं। तो अगर हम और दरख्त लगाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एटमॉस्फेयर की प्यूरिफिकेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, तो और ज़्यादा जो है ना बर्फ़, ये जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमती है, ग्लेशियर्स जो है ना वो जमेंगे। तो बेनिफिटिंग फ्रॉम अ कलेक्टिव गुड विथ हैविंग इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट इन इट्स प्रोडक्शन। तो हम कलेक्टिव गुड से फ़ायदा लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि भाई दूसरा इन्वेस्ट करे और हम कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, हम फ्री में शेयर करें। तो नेक्स्ट है बर्डन शेयरिंग। ये भी हम नहीं करते कि अगर जैसे कि कोविड-19 आया था तो उसमें सारे कंट्रीज़ ज़ाहिर सी बात है इसमें फंस गए थे। तो बाज़ कंट्रीज़ ने एक दूसरे की बर्डन शेयरिंग की थी, लेकिन सारे कंट्रीज़ बर्डन शेयरिंग नहीं कर रहे थे। is identified as a relative weight of distribution of cost and risk allies in pursuit of common goals, कि कॉस्ट और रिस्क को शेयर किया जाए। कौन से गोल्स के जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए बर्डन शेयरिंग करना ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है प्रिजनर्स डायलेमा। ये तो खैर नेशनल इक्विलिब्रियम की तरह ही है। तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर ये दो मर्डरर्स हैं, उनमें से एक ने मर्डर किया, एक ने नहीं किया, लेकिन इन दोनों को अलग कमरे में बिठा दिया जाता है और फिर इनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। अगर इनमें से एक को कहते हैं कि आप कोऑपरेट करें, और अगर कोऑपरेट करेंगे तो आपका क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपकी 1 साल की सज़ा कम हो जाएगी, या आपकी 5 साल की सज़ा कम हो जाएगी, या 10 साल की सज़ा कम हो जाएगी। अगर आपने डिफेक्ट किया, आप कोऑपरेट नहीं करते, तो फिर आपकी ज़ाहिर सी बात है आपकी 10 साल की सज़ा जो कम होनी थी वो नहीं होगी, और या फिर आपको 10 साल की मज़ीद सज़ा दे दी जाएगी। तो उनमें से एक क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरे पर गवाही दे देता है कि देखो उसने मारा था, चलो मैं कोऑपरेट करता हूँ, मुझे 10 साल 1 साल की सज़ा कम देना, लेकिन उसको पकड़ो, उसने कत्ल किया था। तो ये कहलाता है प्रिजनर्स डायलेमा। तो इसी तरह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में हो रहा होता है, जो कि बनी इस वजह से है कि भाई स्टेट्स को न्यूक्लियर को प्लोरीफिकेशन का मतलब होता है क्रिएट करना, बनाना, कि न्यूक्लियर बनाने से रोका जाए, कि उनको नॉन प्लोरीफरेशन का मतलब है ना बनाए न्यूक्लियर। लेकिन स्टेट्स जो है ना वो अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से कि हम बच जाएं और एटम बम बना लें, तो इस तरह वो स्टेट जो है ना एटम बम बनाने के चक्कर में लगी हुई थी। तो ये इसकी जो है ना समरी है। नेक्स्ट है आईआर के कोर प्रिंसिपल्स। अब समझते हैं कि ये जो कोर प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, क्योंकि कोर प्रिंसिपल्स को समझने के लिए पहले हमने इन कलेक्टिव और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को समझना लाजमी था, क्योंकि कोर प्रिंसिपल्स सॉल्व ही कलेक्टिव इंटरेस्ट को करेंगे। भाई जहाँ पर कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट पाया ही वहाँ जाता है जब जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर को आज़ाद कर दो, जैसे कि उस वक्त डिसाइड किया गया था और प्लेबिसाइड भी करवाना है आप लोगों ने, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो हम वहाँ पर कश्मीर में टेरिटरी क्लेम करते हैं, इंडिया यहाँ पर टेरिटरी को कहता है कि ये कश्मीर आज़ाद भी है हमारा है। तो यहाँ पर आ गया अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह स्टेट्स को
ये कोर प्रिंसिपल्स कलेक्टिव इंटरेस्ट को जो है ना किस तरह सर्व किया जाए और कौन सा प्रिंसिपल एडॉप्ट किया जाए कि इनका ये जो कलेक्टिव जो कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहा है वो रिजॉल्व किया जाए। तो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑफ़र करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस। ये जो कोर प्रॉब्लम्स है, गेटिंग इंडिविजुअल्स टू कोऑपरेट फॉर द कॉमन गुड्स, कि एक इंडिविजुअल को हम कॉमन गुड्स के लिए या कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए उससे कॉपरेशन ले लें कि वो हमसे कॉपरेट करे विदाउट अ सेंट्रल अथॉरिटी टू मेक देम डू सो, बगैर सेंट्रल अथॉरिटी के, क्योंकि स्टेट्स के ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, एनार्की है। तो इस एनार्किक सिचुएशन में इन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह स्टेट्स रिजॉल्व कर सकती हैं? तो ये 3 हैं। एक आपका है डोमिनेंस प्रिंसिपल, दूसरा है रेसिप्रोसिटी और तीसरा है आइडेंटिटी प्रिंसिपल। तो कलेक्टिव गुड्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक हायरार्की बनी हुई है। जैसे हमारे यहाँ डायरेक्टर है, फिर कोऑर्डिनेटर है, उसी तरह फिर नीचे फैकल्टी है, फिर लोअर स्टाफ है, इसी तरह ऊपर भी ये हायरार्की ऊपर, खैर हायरार्की तो ऊपर से ऊपर जाएगी। तो इस तरह जो है ना एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। वीसी फिर ये गवर्नर के अंडर में आते हैं, गवर्नर फिर प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। तो इस तरह एक हायरार्की बनी हुई है। अब ये हायरार्की में जो मेन होता है तो वो डोमिनेट होता है। अब डोमिनेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो क्या करना है भाई, जो डोमिनेट हो उसकी बात माननी है। डोमिनेंस में आपने या तो डोमिनेंसी शो करनी है या सबमिशन शो करना है। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो में से आपने एक ही करना है। तो सिंबॉलिक एड्स ऑफ सबमिशन एंड डोमिनेंस रीइंफोर्स द हायरार्की। इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप सबमिशन शो करते हैं तो ये भी हायरार्की में आ जाता है, डोमिनेंस आप शो करते हैं तो ये भी हायरार्की में आ जाता है। तो हेजमेनिक और पावर सुपर पावर्स जो है ये ख़ुद को हेजमेनिक पोजीशन में रखते हैं और सुपर पावर अपना मेंटेन रखते हैं, क्योंकि ये रियलिस्ट वाला डोमिनेंस प्रिंसिपल जो है ये रियलिस्ट वाली अप्रोच है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? द एडवांटेज ऑफ द डोमिनेंस सॉल्यूशन फोर्सेस मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप टू कंट्रीब्यूट टू द कॉमन गुड। जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको फोर्स किया जाता है। जैसे कि हमने कहा अभी गवर्नमेंट वो जानबूझकर पब्लिक से टैक्सेस लेती है। टैक्सेस पब्लिक अपनी विल से नहीं देती, लेकिन गवर्नमेंट उनसे ले लेती है। तो उनको जो है ना एक तरह की कंपल्शन उनके ऊपर, एक तरह की फोर्स, वो फोर्स कौन सी? कंपल्शन, कि यू आर मेंबर ऑफ पाकिस्तान स्टेट या ऐसे स्टेट का मेंबर है, सो यू मस्ट पे टैक्सेस। तो मिनिमाइजेज ओपन विदिन द ग्रुप। तो कॉन्फ्लिक्ट्स के जो होते हैं ग्रुप के अंदर उनको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटी। जो हायर अथॉरिटी है, जैसे मोस्टली पाकिस्तान और कश्मीर के इशू में हम अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका अपना रोल प्ले करे। तो अमेरिका को हम क्यों कहते हैं? बिकॉज कि अमेरिका डोमिनेंस पोजीशन पे है, हायरार्किक पोजीशन पे है। डिसएडवांटेज ऑफ डोमिनेंस सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी कम्स एट द कॉस्ट ऑफ कांस्टेंट ऑपरेशन ऑफ एंड रिजेंटमेंट बाय द लोअर रैंकिंग मेंबर्स ऑफ द स्टेटस हायरार्की। तो इसका ये है कि जो लोअर तबका होता है, जाहिर सी बात है वो रिजेंटमेंट, उसको ऑपरेस किया जाता है, उसको तो दबाया जाता है ना, और उसको मजबूर किया जाता है, तो वो इस वजह से नाराज़ भी रहता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर पोजीशन कैन समटाइम्स हार्म द ग्रुप्स स्टेबिलिटी एंड वेलबींग। ये नुकसान हो सकता है कि एक जिसको हमने पावर दे दिया, हायरार्किक पावर दे दिया कि अब तुम बड़े हो, तुम्हारी बात मानेंगे, तो वो जिस तरह का डिसीजन लेगा, जाहिर सी बात है उसको हमने ओबे करना होता है। जैसे कि हिटलर, he was on the hierarchic position, और उसने कह दिया कि भाई अब फला मुल्क पे अटैक करो, इधर अटैक करो, पोलैंड पे अटैक करो, चेकोस्लोवाकिया पर अटैक करो। तो जाहिर सी बात है उसके ऑर्डर के तहत वो फौज बांध रही होती थी। तो ये जो है ना एक ये कि कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर पोजीशन कैन समटाइम्स हार्म द ग्रुप्स स्टेबिलिटी, ग्रुप में स्टेबिलिटी को हार्म कर सकता है। ये जो स्टेबिलिटी थी, यूनिटी उनकी में, ये फिर बाद में देखा आपने नतीजा क्या निकला कि इसको वो कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया जर्मनी को ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में। इवन उनका कैपिटल बर्लिन को भी ईस्ट और वेस्ट बर्लिन में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट जो है ना वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेस पर है। वो तो सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पर बेस करता है, क्योंकि वो आपका है रियलिस्ट अप्रोच वाला है।
और ये आपकी आइडियलिस्ट अप्रोच वाला है, जहाँ पर विन विन सिचुएशन होती है, जहाँ पर म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात की जाती है। इसमें रिवार्ड और पनिशमेंट की बात की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर इफ़ यू स्क्रैच माई बैग एंड आई स्क्रैच यूअर्स, तो मार्केट एंड मार्केट। तो जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे औरतें जो है वो एक की जुएँ निकालती हैं तो फिर वो बाद में दूसरी उसके जुएँ निकालती है। तो ये है रेसिप्रोसिटी, कि कभी उसको फेवर दे दी, कभी उसको फेवर दे दी। और ये इसकी पॉजिटिव अप्रोच है, इसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, मार्केट इन मार्केट। अगर मैं किसी मुल्क को अलाउ करता हूँ कि जैसे कि अफ़गानिस्तान, तो उनको हम अलाउ करते हैं कि वो आप कर यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं, तो कल वो हमें भी अलाउ करेंगे कि आप भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाएं। अगर हम किसी मुल्क को इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट करते हैं, अगर वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करता है तो जाहिर सी बात है हम भी वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल गेन हो गया ना, म्यूचुअल बेनिफिट। और दूसरा इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी क्या है, एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर टूथ। अगर तुम मेरी आंख निकालोगे तो मैं तुम्हारी आंख निकालूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से। तो बैलेंस ऑफ पावर, एक स्टेट अगर फौज बनाती है तो नतीजे में दूसरी भी बनाती है। एक स्टेट अगर एटम बम बनाती है तो दूसरी भी बनाती है। अगर तुम बनाओगे तो हम भी बनाएंगे, तुम मारोगे तो हम भी मारेंगे। जैसे तो ये भी कलेक्टिव गुड्स को सॉल्व करता है। तो इसको हम इंशाल्लाह ये केस स्टडी जो आगे आ रही है, तो ये डोमिनेंस, इसमें रिवार्ड और आपका इसमें रिवार्ड और जो है ना ये पनिशमेंट का इसमें एस्पेक्ट है म्यूचुअल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट के बेस पर है। एल्ट्रुइस्टिक आइडेंटिटी प्रिंसिपल, नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिटी प्रिंसिपल है। इसमें वन हैज़ टू सेक्रीफाइस, इसमें सिर्फ जो है ना रिवार्ड ही होता है, बस एक दूसरे को रिवार्ड दे रहा होता है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर रहा होता है। तो इसमें सेक्रीफिकेशन बहुत होती है, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो आइडेंटिटी प्रिंसिपल जो है ना डज नॉट रिलाई ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे कि पहला डोमिनेंस सेल्फ इंटरेस्ट पर रिलाई करता है। और मेंबर्स ऑफ एन आइडेंटिटी कम्युनिटी कैन केयर अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स इन द कम्युनिटी इनफ टू सेक्रीफाइस देयर ओन इंटरेस्ट टू बेनिफिट्स अदर्स। जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे हम यूटिलिटेरियनिज़म जो थ्योरी है उसमें हम पढ़ते हैं कि देखिए एक अगर फौजी हो उसका पाँव बम पर पड़ जाए तो वो ऐसा नहीं करता कि सबको बुलाए और फिर कहे कि भाई मेरे देखो मेरे पाँव पे बम पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात मैं पे पाँव हटाऊंगा तो मैं तो मरूंगा, इसलिए तुम्हें बुला लिया कि तुम भी उठ जाओ मेरे साथ। तो ये ऐसा नहीं करते, लेकिन वो बल्कि दूसरों को बताता है कि देखो मेरा पाँव पड़ गया, तुम लोग क्रॉस कर के चले जाओ। तो ये यूटिलिटेरिज्म हमें सिखाती है। तो आइडेंटिटी प्रिंसिपल जो है वो दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना होता है, अपने इंटरेस्ट को, अपनी जान को। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इसी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर बिलीव करते हैं, वो अपनी कुर्बानी दे रहे होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी एक समरी एक केस स्टडी से हम करते हैं। जैसे कि दो दोस्त हों, उसमें एक लड़की एक लड़का हो और दे आर इन रिलेशन। जब जाहिर सी बात है जब रिलेशन में, तो क्योंकि रिलेशन में आ गए दो लोग तो उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट भी होगा, कलेक्टिव गुड्स भी होंगे, उन कलेक्टिव गुड्स में कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि एक जो है ना वो ओपरा सुनना चाहता है तो दूसरा बॉक्सिंग देखना चाहता है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि जो कलेक्टिव गुड है वो क्या है, टाइम एक साथ स्पेंड करना, ये कलेक्टिव है। लेकिन इंटरेस्ट क्या है कि किस तरह एक साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो एक का ये कहता है कि भाई हम जो है ना वो बॉक्सिंग देख लेते हैं, एक कहता है नहीं ओपरा सुन लेते हैं। लड़की बॉक्सिंग देखनी चाहती है और लड़का ओपरा सुनना चाहता है, ये आ गया कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आईआर हमें ये कहती है कि ये आपके अगर चाहे रोज़मर्रा में आपकी ये इशू आ जाए तो इनको तीन ही उसूलों से, जैसे कि आईआर रिजॉल्व करती है इशूज़ को, तीन उसूल से प्रिंसिपल से आप इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक डोमिनेंस प्रिंसिपल, जैसे हम कहते हैं हु वेयर्स द पैंट, ये ईडीएम है कि घर में एक बात किसकी चलती है, अम्मी की चलती है, अब्बू की चलती है, बड़े भाई की चलती है, तो जो बड़ा है वही डिसाइड करे। जैसे मोस्टली फैमिलीज़ में क्या होता है,
अबू क्योंकि वो रिटायर हो गए, वो कमाते नहीं, बड़ा भाई कारोबार बिजनेस है उसका अच्छा खासा, तो उसका फैमिली में असर है, तो भाई उससे डिसीजन मेकिंग करवाई जा रही होती है। या अब्बू की रेस्पेक्ट होती है, चाहे बड़ा भाई हो और चाहे वो कितना ही अमीर हो, लेकिन भाई फैसला अब्बू से करवाएंगे क्योंकि वो घर का बड़ा होता है। तो डोमिनेंस प्रिंसिपल को वहाँ पर फॉलो किया जाता है, जो मोस्ट टॉप हायरार्की पे होता है उसी की बात को मान लिया जाता है। बस ये यहाँ पर अब इस केस में ये है कि क्योंकि मेल डोमिनेट सोसाइटी है, तो हम मेल की बात मान लेंगे कि भाई जो मेल कहता है वो सही कहता है, क्योंकि हु वेयर्स द पेंट डिसीजन या किसका मान लिया जाएगा, बात किसकी मान ली जाएगी, तो ये जो है ना आपके मेल है। तो डोमिनेंस प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो टॉप हायरार्की में हो और जो बड़ा हो उसकी बात मान ली जाए। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि यहाँ पर हायरार्किक सिस्टम नहीं है। हाँ ये है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको म्यूचुअल इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को म्यूचुअल इंटरेस्ट बनाया जा सकता है, वो इस तरह के विन विन सिचुएशन में हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये फ्राइडे फिक्स कर लिया बॉक्सिंग के लिए, नेक्स्ट फ्राइडे जो है ना हमने ओपरा के लिए फिक्स कर लिया, तो अल्टरनेटिव डेज पर अल्टरनेटिव टाइम्स सेट कर लिया जाए ताकि दोनों के इंटरेस्ट सर्व किए जा सके, क्योंकि एक के इंटरेस्ट को डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे कि डोमिनेंस प्रिंसिपल में एक के इंटरेस्ट को डिनाई कर दिया जाता है, नहीं जो बड़ा कहता है वही मान दो, जो इसका मतलब है दूसरे के इंटरेस्ट को डिनाई कर दिया गया, तो इसमें डिनाई किसी को नहीं किया जाता बल्कि दोनों को फेवर दे दी जाती है। तो बाज़ औक़ात जैसे कि होता है स्टेट्स बनी, तो जहाँ पर ये सेल्फ डिटर्मिनेशन के बेस पर स्टेट्स बनी, तो वो जिस मुल्क में रहते थे उसी मुल्क से उन्होंने टेरिटरी क्लेम की कि भाई इससे हमें इतना हिस्सा दे दो। जैसे पाकिस्तान को वेस्ट ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में 2 हिस्से सब कॉन्टिनेंट से दिए गए। तो म्यूचुअल बेस पर। और नेक्स्ट है आइडेंटिटी प्रिंसिपल। आइडेंटिटी प्रिंसिपल का मेन मकसद क्या होता है, ये अपनी तरफ से सेक्रीफाइस करना। अब सेक्रीफाइस ये ज़रूरी नहीं है, ये रेसिप्रोसिटी की तरह कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई देखो डोमिनेंस प्रिंसिपल के बेस पर सेक्रीफाइस करना है और मैं फैसला करता हूँ कि तुम ही सेक्रीफाइस करो तो ये डोमिनेंस प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन सेक्रीफाइस में क्योंकि दोनों पे का पास चॉइस होती है, तो इस वजह से दोनों में से कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है, चाहे वो मेल करे कि नहीं ठीक है आप सही कह रही हैं तो हम इस मरतबा बॉक्सिंग देखने जाने जाते हैं और नेक्स्ट टाइम आप सेक्रीफाइस कर लेना तो हम ओपरा देखने चले जाएंगे। तो दोनों में से कोई एक अपना इंटरेस्ट सेक्रीफाइस कर देता है, या फिर एक ये कहेगा कि चलो ठीक है बस मैंने तुम्हारे लिए ओपरा सुनना ही छोड़ दिया, हमसे आज से हम ओपरा सुनेंगे ही नहीं। अब इन प्रिंसिपल्स को, इन उसूलों को हम आईआर में अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि ये जो डोमिनेंस प्रिंसिपल है ये ग्लोबली इसको फॉलो किया जा रहा है। किस सूरत में कि एक आपकी सिक्योरिटी काउंसिल बनी हुई है। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको हम बिग 5 भी कहते हैं, और ज़ाहिर सी बात है इनके पास एटॉमिक बम भी है, सिक्योरिटी काउंसिल को होल्ड भी करते हैं और यही मुल्क मिलकर सैंक्शन भी लगाते हैं। तो जिन पर ये सैंक्शन लगा दें तो उस मुल्क पर सैंक्शन लग जाती हैं। फिर इनके पास जो वोटिंग सिस्टम बना हुआ है, यानी कि ये 5 जो होते हैं और 15 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं इनके साथ, अल्दो 5 परमानेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उनके पास जो वोटिंग सिस्टम है उसमें भी फिर एक डोमिनेंस प्रिंसिपल रखा हुआ है, वो कहलाता है वीटो। कि अगर 4 मुल्क वो कह देंगे भाई ईरान पर पाबंदी लगानी है, तो उसमें से एक डिनाई करता है, 4 में से एक डिनाई करता है कि नहीं लगानी चाहिए तो पाबंदी नहीं लगेगी, इसको कहते हैं वीटो पावर। जैसे कि हर मर्तबा सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी इंडिया अप्लाई करता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो 4 मुल्क तो उसको सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन चाइना उसको रिजेक्ट कर देता है वीटो पावर के थ्रू, तो वो मेंबर नहीं बन पाता। तो ये भी एक डोमिनेंस प्रिंसिपल है इनका, वीटो पावर का। तो ये भी एक तरह का डोमिनेंस। जैसे स्टेट्स, मैंने कहा था कि स्टेट्स ने क्या किया हुआ है कि दे हैव हैंडेड देयर सोवेरेनिटी। ये जो हम कॉसी एनार्किक सिस्टम रह रहे, एक तो बिल्कुल एनार्किक सिस्टम था ना, कोई था ही नहीं स्टेट को कंट्रोल करने वाला। फिर बाद में लीग ऑफ नेशन बनाई गई, उसके बाद फिर लीग ऑफ नेशन फेल हो गई तो यूनाइटेड नेशन बनाई गई। अब यूनाइटेड नेशन
जो डिसीजन करती है वोटिंग के ज़रिए, वो स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है, उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उस पर ऊपर बाइंडिंग हो जाता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, डोमिनेंस प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट जो डिसीजन करती है वो प्रोविंसेस पे इन्फोर्स करवाती है, तो ये भी एक डोमिनेंस प्रिंसिपल है। तो डोमिनेंस प्रिंसिपल जो है ना वो स्टेट्स भी फॉलो करती है। जैसे अमेरिका का एक सम हाउ है स्टेट्स में कि जहाँ अमेरिका कोई इंटरफेयर करता है तो क्योंकि पावरफुल स्टेट है, सुपर पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है, वीटो राइट रखती है, तो लिहाजा उसकी बात को मान लिया जाता है। तो ये डोमिनेंस प्रिंसिपल है। रेसिप्रोसिटी क्या है कि म्यूचुअल बेस पर, इसमें ये था कि जब एटॉमिक प्लोरिफरेशन हो रही थी, जब स्टेट्स एटॉमिक बम बना रही थी, 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस में बिग जो थ्री थे, ये जोसेफ स्टेलिन, आपके रूजवेल्ट और चर्चिल, इनको बिग थ्री कहा जाता है। इन्होंने क्योंकि वर्ल्ड वार लड़ी थी और वर्ल्ड वार इन्होंने जीती थी, हिटलर को शिकस्त दी थी, जाहिर सी बात है, मोसिलिनी को शिकस्त दी थी, तो दे बिकम द बिग थ्री लीडर्स ऑफ द इरा। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी 1945 में, याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका एटम बम बना रहा है, इन्होंने चर्चिल को बताया था, लेकिन जोसेफ स्टेलिन जो तीसरा उनका साथी था, रशिया का सदर, उससे ये बात छुपाई गई थी। फिर 8, 6 और 9 अगस्त को जब अमेरिका ने एटम बम गिराए तो फिर रशिया को पता चला, रशिया बिकम सस्पिशियस कि इन्होंने हमसे ये बात क्यों छुपाई है, जबकि उन्होंने बरतानिया को ये बात बताई थी। तो अब आ गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि तुमने रेसिप्रोसिटी, कि भाई तुमने बनाई तो हम भी बनाएंगे। रेसिप्रोसिटी तो यही कहता है, अगर मारोगे तो मारूंगा ना, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती मारूंगा, ये ज़बरदस्ती मारूंगा, जानबूझ के मारूंगा, तो ये तो डोमिनेंस प्रिंसिपल है, बस कोई वजह नहीं, बस मार दिया, ये डोमिनेंस प्रिंसिपल। रेसिप्रोसिटी, भाई मुझे मारा है तो मैंने मारा है ना, रेसिप्रोसिटी। तो इफ़ यू स्क्रैच माई बैग्स आई स्क्रैच यूअर्स, एन आई फॉर एन आई, तो आँख के बदले आँख। तो ये जो है ना रेसिप्रोसिटी में इस तरह, फिर जैसे इन्होंने बनाया तो फिर बरतानिया ने बनाया, फिर फ्रांस ने बनाया, इसी तरह फिर चाइना ने बनाया, और फिर इंडिया ने बनाया, फिर पाकिस्तान ने बनाया। तो इस तरह ये इन्होंने, खैर ईरान पर बहुत सारी पाबंदियां इस वजह से लगाई जा रही हैं कि हम डोमिनेंस प्रिंसिपल्स वाले हैं हम डोमिनेंस प्रिंसिपल वाले हैं, हम सिक्योरिटी काउंसिल वाले हैं, वी आर डोमिनेंट, वी आर ऑन द टॉप हायरार्की, लिहाजा तुम लोग नहीं बनाओ। भाई ये जो हाग में 2014 में हाग में एक कॉन्फ्रेंस की थी न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड के नाम से, बराक हुसैन ओबामा ने, उसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बात की थी कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड होनी चाहिए। तो उसमें मुतालबा क्या था कि जिन स्टेट्स के पास न्यूक्लियर बम है वो डिसमेंटल कर दें, ख़त्म करो। तो शुरुआत खुद करो, नहीं रेसिप्रोसिटी में क्या होगा कि भाई हमने डिसमेंटल कर दिया, अब आप भी करें। तो सारे चले, एक टाइम मुकर्रर कर दिया कि भाई फ़लाँ तारीख को, जैसे कि पाकिस्तान में एक टाइम जब 14 अगस्त होती है तो सुबह को ये जो है ना, ये पाकिस्तान के और झंडे के एहतराम के लिए गाड़ियाँ वगैरह रुक जाती हैं, ये इस तरह का निज़ाम होता है। तो एक टाइम फिक्स कर दो, सारी स्टेट डिसमेंटल कर दें। तो ख़ुद डिसमेंटल करते नहीं और दूसरों को कहते हैं डिसमेंटल करो, ये क्या तरीका है? ये तरीका है कोई लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी फॉलो करने का? आइडेंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप सेक्रीफाइस करें। आप सेक्रीफाइस कैसे किया जा सकता है? एक तो ये है कि जो चीज़ दूसरे मुल्क बना रहे हैं वो मैं ना बनाऊं, जैसे कि दूसरे मुल्क एटम बम बना रहे हैं तो मैं ना बनाऊं, ये भी एक तरह की कुर्बानी है। जैसे सबसे पहला बम किसने खाया एटम बम का? जापान ने खाया। जापान एटम बम खाने के बाद भी उसने नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इसके आउटकम्स का, इसके जो इम्पेक्ट्स का, और ह्यूमैनिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, उनकी नस्लें बर्बाद होगी। तो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमैनिटी वो नहीं बना रहे। हालांकि उनके पास जो जिससे प्लूटोनियम्स जिनसे बनाया जाता है, यूरेनियम जिनसे बनाया जाता है, वो उनके पास मटेरियल्स हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो एडवांस कंट्री है, आपकी बड़ी जो इकॉनमीज़ हैं वर्ल्ड की, उसमें ये इसका नाम है, तो नहीं बनाया। वर्ल्ड वार में ये दूसरा मुल्क जिसने जो कि
जिसको शिकस्त हुई वो तो आपका जर्मनी। अब ज़ाहिर सी बात है, जर्मनी को तोड़ दिया गया, उसके कैपिटल को तोड़ दिया गया और जर्मनी पर रिप्रेशंस लगा दी गई, तो उनको बनाना चाहिए था कि भाई देखो हमारे दुश्मनों ने, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, रशिया वालों ने बना लिया और हम भी बना दें। तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? तो ये भी एक आइडेंटिटी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे कलेक्टिव गुड्स कौन सा था? कौन सा? तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी, कलेक्टिव गुड सिक्योरिटी है यहाँ पर, क्योंकि हर कोई स्टेट खुद को सिक्योर करनी चाहती है ना। तो इसमें जो है ना उन्होंने नहीं बनाया। हाँ, उन्होंने ये किया हुआ है कि भाई वो फ्रांस से उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, न्यूक्लियर स्टेट से उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है कि इन केस अगर हम पर अटैक होता है तो आप रिटेलिएट करें, हमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ से सपोर्ट करें इन केस ऑफ वार, नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं, इन केस ऑफ वार तो ये आप सपोर्ट करें। तो आईआर की जितने भी इश्यूज़ हैं वो इसी से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो स्कोप ऑफ आईआर क्या है कि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी पढ़ाया जाता है और इसमें आपका पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है। इसमें आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी पढ़ाया जाता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि एक स्टैंड में कौन सा सिस्टम है, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है या कोई और सिस्टम है, तो वो सारे सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं। और ग्लोबल इश्यूज़ पर भी आईआर में डिस्कशंस होती है, ये भी इसके सब फील्ड्स में आ जाती हैं, जैसे ग्लोबल ट्रेड एंड नेगोशिएशन, स्टेट्स के दरमियान में ग्लोबल ट्रेड किस तरह की चल रही है, कौन से सिस्टम चल रहे हैं ट्रेड के, और उनके दरमियान में इकोनॉमिक ट्रेड की नेगोशिएशन किस तरह होती है। इन्वायरमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह, इन्वायरमेंटल जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह, हम ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, तो ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं इनको किस तरह, इस पर मेरा एक पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है इन्वायरमेंटल इस पर। तो और इसी तरह कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनको भी डिस्कस किया जाता है। इवन स्टेट्स के दरमियान में जो कोर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। जैसे रशिया और यूक्रेन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया क्लेम करता है यूक्रेन पर, और इसी तरह इज़राइल जो गज़ा पर टेरिटरी पर कब्ज़ा किया हुआ है, इसी तरह इंडिया ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है, और इसी तरह उन्होंने जो है ना हमारी नीचे सर क्रीक वाली पर भी क्लेम किया हुआ है कि भाई सर क्रीक एक समुद्री पट्टी है छोटी सी, वो उस पर भी इंडिया क्लेम करता है कि हमारी है। कल 400 वीज़ा है। हाँ, इसराइल। हाँ, वो कॉपरेशंस, तो स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशंस को भी डिस्कस किया जाता है कि किस तरह के कॉपरेशंस स्टेट में पाए जाते हैं। और इसी तरह जो है ना इंटरनेशनल लॉ, जैसे कि मैंने आपको इंटरनेशनल लॉ में ये बताया, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ है कि अपर रिपेनियन लोअर रिपेनियन का पानी नहीं रोक सकते। जैसे कि हम लोअर रिपेनियन है, हमारा जो पानी आता है वो इंडिया की कश्मीर से गुजर कर आता है जो इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, तो इंडिया बन जाता है उस केस में, क्योंकि वो पानी को वहाँ से होल्ड करता है, कंट्रोल करता है, तो इंडिया बन जाता है अपर रिपेनियन। और हम शुरू में रोका भी था ना सर पानी। हाँ, वो तो है, वो उसके फिर एग्रीमेंट भी किया था, लेकिन फिर भी इंडिया अपने लिहाज से कंट्रोल करता है। तो इंडिया जो है हमारा पानी नहीं रोक सकता लोअर रिपेरियन का, ये एक इंटरनेशनल लॉ है। जैसे सोवरेनिटी को रिकग्नाइज करना, नॉन इंटरफेरेंस और पीसफुल के एग्जिस्टेंस, ये भी इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट, स्टेट्स में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं उनको भी डिस्कस करना। और इसी तरह इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं, जैसे कि ग्लोबल सिक्योरिटी आ गई आपकी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी आ गई, तो इस तरह के इश्यूज़ भी इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें से हमें 1-2 चैप्टर हमने इसके पढ़े हैं, और ये पूरा एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का बुक आपको पढ़ाया जाएगा, एक ये पूरा सब्जेक्ट है आपको। हाँ, ये इस वजह से वो आपको जो मंसूर चाचड़ वाले थे, वो जब उन्होंने लिया तो उन्होंने कहा साईं ये तो आईआर पढ़ रहे हैं लग रहा है ऐसा, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट आपको आपके इस बीबीए में आपको पढ़ाएंगे। नॉर्थ साउथ रिलेशन, नॉर्थ साउथ से मुराद ये नहीं है कि जो नॉर्थ में रहते हैं या साउथ में रहते हैं, यहाँ पर ये मुराद होती है कि नॉर्थ से मुराद डेवलप्ड कंट्रीज़ और साउथ से मुराद डेवलपिंग कंट्रीज़, इनके दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। और इसी तरह ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन
जो भी कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, जैसे आप व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक वगैरह वगैरह, ये भी आजकल ट्रेंड बने हुए हैं। इवन जो है ना, इन पर मूवमेंट्स भी चलाई जाती हैं, फेसबुक पे भी मूवमेंट्स चलाई जाती हैं। बट यहाँ पर जो दो माइक्रो लेवल के टॉपिक्स हैं, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल, जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो अप्रोचेस हैं वो कौन सी है। अप्रोचेस के आईआर का कोई भी आप टॉपिक पढ़ें ना, वो इसमें से किसी न किसी एक अप्रोच में लाया करता होगा। तो जिसमें से हमने रियलिज़म की एक पूरी थ्योरी को पढ़ा है, और आइडियलिज़म, रियलिज़म को समझ लिया तो आइडियलिज़म बस उसके अपोजिट है। और इसी तरह साइंटिफिक अप्रोच काज और इफ़ेक्ट को देखते हैं कि भाई कोई वार हुई स्टेट्स के दरमियान में, तो देयर मस्ट बी सम काजेस साइंटिफिक अप्रोच में कि काज थे, फिर उसके इफ़ेक्ट क्या थे, भाई वार के बाद क्या हुआ, जैसे कि जर्मनी को तोड़ दिया गया, बर्लिन को तोड़ दिया गया, फिर रिप्रेशन लगा दी गई वगैरह वगैरह। फिर इकोनॉमिक अप्रोच, जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का पूरा सब्जेक्ट है, या फिर हमें इसमें जो इंटरनेशनल बिजनेस और फाइनेंस वगैरह पढ़ कर आए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके इकोनॉमिक इकोनॉमी में आती हैं। इसमें आपकी बेसिकली फंडामेंटली अगर इनको डिवाइड किया जाए तो वो दो कैटेगरीज में आ जाती हैं। एक आपकी कैपिटलिज्म कहलाती है, जिसमें जो है ना स्टेट इंस्टीट्यूट को ऑन नहीं करती, बाकी इंडिविजुअल्स ऑन करते हैं। जो भी बिजनेसेस हैं वो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी जो है ना आपकी कम्युनिज़म है। कम्युनिज़म जो है बेसिकली क्या है, जो कार्ल मार्क्स के नज़रियात से आई, और ये इस पर रशिया ने अमल किया। खैर, वहाँ पर प्रॉफिट पर फोकस किया जाता है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस किया जाता है। वहाँ पर जो वेल्थ जनरेट होती है वो एक इंडिविजुअल को बेनिफिट करती है, लेकिन कम्युनिज़म में जो वेल्थ जनरेट होती है वो सबके प्रॉफिट के लिए यूटिलाइज़ की जाती है। बस ये फ़र्क है। तो ये जो आपके हैं रियलिस्ट और आइडियलिस्ट अप्रोचेज़, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेज़, ये पुरानी है आईआर की अप्रोचेज़ में से, ये पुरानी अप्रोचेज़ है। जैसे हमने वो पढ़ा था थ्यूसिडाइड की, जो फेलोफेनेशियन वार की बुक का जिक्र किया था 416 वाली, जिसमें हमने मेलियंस और एथियंस का जिक्र किया था। एथेनियंस गए थे मेलोस के आइलैंड पर मेलियंस पर अटैक करने के लिए, जब रियलिज़म की थ्योरी पढ़ रहे थे। तो इसमें ये तो 416 BC हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 416 साल पहले की बात है। तो ये रियलिस्ट और आइडियलिस्ट अप्रोचेस जो मॉडर्न में नहीं आती, ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस में आती हैं। इसकी ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, जिसमें काजेज़ और उसके इफ़ेक्ट्स पर फोकस किया जाता है, या फिर इकोनॉमिक अप्रोच जो है, ये मार्क्सिज्म वाली हो गई, जो कम्युनिज़म वाली हो गई, या आपके कैपिटलिज़म, तो ये लिबरलिज़म भी इसमें आ जाती है। इकोनॉमिक थ्योरीज़ में ये जो हम थ्योरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें एक लिबरलिज़म थ्योरी पढ़ेंगे, उसके दो एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो एक उसका पीस वाले काम पर, जो पीसफुल अप्रोच है उनकी, अमन पर काम करते हैं, और दूसरा ये कि वो उनकी जो है ना इकोनॉमिक अप्रोच भी है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक अप्रोच चल रही है बेसिकली। तो ये तो हम बेसिकली ये पढ़ कर आए हैं, इनके जो बेसिक अजम्पशंस हैं तो ये पढ़ कर आए हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, ये जो स्टेट्स के दरमियान में रिलेशंस होते हैं उनका फ़ायदा क्या होता है? कुछ तो बेनिफिट होता होगा। एक ये है कि प्रोमोशन ऑफ कल्चर, जब स्टेट्स के दरमियान में कोई रिलेशन कायम होता है तो कल्चर प्रोमोट होता है। जैसे कि जो पर्शियंस यहाँ पर आए इंडिया में, तो उनके दरमियान में जो रिलेशन कायम हुआ उसके नतीजे में उर्दू ज़बान बनी जो आज हम बोलते हैं। तो इस तरह कल्चर को प्रमोट किया जाता है। तो हिस्ट्री टू इंटरनेशनल सोसाइटी, इस जो भी जितनी भी इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं उनकी हिस्ट्री का हमें पता चलता है। कल्चर और हिस्ट्री को प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी को की तरफ, जो है ना, जो बाकी कंट्रीज़ आप भी आपके कल्चर और हिस्ट्री से वाकिफ़ होती हैं, और फॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस डेवलप होते हैं। स्टेट्स के दरमियान में एम्बेसीज़ बनती हैं, और जैसे कि एम्बेसी का मेन पर्पस क्या होता है कि भाई अगर आप किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ पर कोई आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, आप पर कोई केस होता है, तो आपके घर वाले रिश्तेदार तो वहाँ पर नहीं है कि वो आपका केस लड़ेंगे। वहाँ पर आपकी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स
एम्बेसडर्स जो होते हैं वो आपके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए होते हैं। तो स्टेट्स के दरमियान में फॉरेन पॉलिसीज़ बनती हैं, रिलेशंस बनते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व किया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे स्टेट का एक ये है कि हम जो आईफोन है वो एंजॉय करें। तो ये कैसे हो सकता है? ये जब किसी स्टेट के साथ ट्रेड रिलेशंस हो तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पर रिसोर्सेज जो है ना इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पूरा रीजन, गल्फ़ रीजन, उसमें तेल पाया जाता है, सेंट्रल एशियन में गैस पाया जाता है, तो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वल है। तो स्टेट के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ये रिसोर्सेज तो चाहिए ना, तो इसके लिए स्टेट्स के दरमियान में रिलेशंस होते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम पढ़ कर आए हैं कि भाई ये जो वर्ल्ड बैंक ने करवाया था आपका एग्रीमेंट जो है इंडस वाली ट्रीटी वाला, कोसैयन जो थे, जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 1960 में, उन्होंने ताशकंद एग्रीमेंट करवाया था, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जंग ख़त्म करवाई थी। तो इसी तरह देखें ना, अभी इज़राइल को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और इसी तरह जो है ना बाकी स्टेट जो है ना उसके अगेंस्ट में है, यूएन में इनके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन भी पास होगी। इवन फ़लस्तीनियन को सपोर्ट करने के लिए वॉकआउट भी कर देते हैं लोग। तो क्लाइमेट चेंज, ये जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं मुख्तलिफ क्लाइमेट चेंज की, उसमें जो है ना स्टेट्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ फ्लड आ जाता है, तो क्योंकि मुल्क बहुत सारे गरीब होते हैं, तो फ्लड के टाइम पर जो क्राइसिस आते हैं उनमें जो है ना वो फूड और शेल्टर का बंदोबस्त करते हैं लोगों के लिए। और जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ हैं, वो अगर वो क्लाइमेट चेंज पर काम करती हैं, जैसे कि, तो इसका पूरा एनवायरनमेंट का फ़ायदा किसको होगा? पूरे इंसानों को, सारे इंसानों को। अगर हम दरख्त लगाएंगे तो एटमॉस्फेयर प्यूरीफाई होगा, तो सारे इंसानों का फ़ायदा, दूसरे मुल्कों का भी फ़ायदा, हमारे पड़ोसियों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो ह्यूमन राइट्स की ये जो चलते हैं, जैसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन भी बनी हुई है ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट किया जाता है ग्लोबली। ये जो इज़राइल के अगेंस्ट में मुल्क बन गए हैं, मुल्क खड़े हो गए हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं कि भाई ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, जेनोसाइड कर रहा है, वो जानबूझकर इंसानों को, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इंटरनेशनल रिलेशन से हम एक मुल्क की रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी सॉवरेनिटी को रिकग्नाइज करते हैं, नॉन इंटरफेरेंस में बिलीव करते हैं, तो वो भी अमन में रहते हैं, हम भी अमन में रहते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम को समझा जा सकता है, जब स्टेट्स के दरमियान में रिलेशन हो तो पॉलिटिकल सिस्टम को समझा जाता है, समझ सकते हैं। जैसे जैन जैक्वेस रूसो जब ये बरतानिया में गए तो उन्होंने वहाँ पर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखी थी, कि वहाँ पर बरतानिया में किंग नॉमिनल होता है और पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेसिकली स्टेट के बाद 3 तरह के पावर होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो पहले सिस्टम में क्या होता था कि जो एक किंग होता था, तीनों ही पावर उसी के पास होते थे। एग्जीक्यूटिव कि वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट भी खुद होता था। जुडिशरी कि वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी उसी के, सुप्रीम कोर्ट का जज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, वो चीफ जस्टिस भी खुद ही होता था। और लेजिस्लेटिव जो भी कानून बना मुल्क के लिए, वो कानून भी खुद बनाता था। तो इस तरह के वो सिस्टम जब उन्होंने समझा तो वो फिर अमेरिका में गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर क्या किया, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई थी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन को एडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ पर सदर और पार्लियामेंट और जुडिशरी को अलग अलग है, हर किसी का रोल अलग अलग है। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ये रिलेशन को पर इनका असर होता है? जियोग्राफिकल पोजीशन, जैसे कुछ स्टेट्स लिटोरल हैं जिनके यहाँ समंदर पाया जाता है, तो क्योंकि नॉर्मली जो ग्लोबल ट्रेड चल रही होती है, बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, कई टन्स का वज़न लेकर चलती हैं, तो ये ज़मीन पर ट्रकों से नहीं लाया जा सकता। इतना बड़ा वज़न इतनी मिकदार में ट्रकों से नहीं लाया जा सकता, समंदर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ स्टेट्स वो हैं जो कि लैंड लॉक्ड हैं, तो जाहिर सी बात है जो लैंड लॉक्ड है उनका वो मजबूर हैं कि वो लिटोरल स्टेट से रिलेशन रखें। जैसे कि अफ़गानिस्तान चारों तरफ से उसकी ज़मीन है, तो वो जाहिर सी बात है ईरान से कुछ ना कुछ ख़रीदेगा, पाकिस्तान से कुछ ना कुछ ख़रीदेगा। आइडियोलॉजी, स्टेट्स की आइडियोलॉजीज़ पर, जैसे कि कुछ स्टेट्स थी आपकी कम्युनिस्ट थी और कुछ स्टेट्स आपकी जो है ना वो
आपके ये जो इकोनॉमिक अप्रोच मैंने आपको बताई, ये जो प्राइवेटिज्म है मैं बता रहा था, कैपिटलिस्ट नहीं, तो इनके दरमियान में ये दो आइडियोलॉजी डिफरेंट है, इनके दरमियान में कोल्ड वार हो गई है। तो कुछ स्टेट्स इस तरह की हैं कि वो आइडियोलॉजिस्ट हैं, कुछ कैपिटलिस्ट हैं, कुछ आपके कम्युनिस्ट हैं। तो आइडियोलॉजीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट था तो इस वजह से वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में रहा, तो जो कंट्रीज़ कम्युनिस्ट थे तो वो कम्युनिस्ट ब्लॉक में रहे। तो हर स्टेट में पॉपुलेशन जो है ना वो रोल प्ले करती है। जैसे हमारे यहाँ मुल्क में बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर मुल्क में, सर्व करते हैं चीप लेबर के तौर पर। नेचुरल रिसोर्सेज, हर स्टेट्स के पास अपनी अपनी रिसोर्सेज हैं। जैसे मैंने बताया कि अर्थ में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्योंकि इनइक्वल है, तो ज़ाहिर सी बात है हमें गल्फ़ पर रिलाय करना होगा ऑयल की इंपोर्ट के लिए, जो है ना सेंट्रल एशियन पर रिलाय करना होगा गैस की इंपोर्टेशन के लिए। तो ये जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। और कुछ कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर तो गंदम मुक्ति नहीं, कुछ कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर डिज़र्ट ही डिज़र्ट है, कुछ कंट्रीज़ वो हैं जहाँ पर सिर्फ आपको जो है ना आपको वुड्स मिलेंगी, जंगलात मिलेंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन, हर मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज़ से लोन ले रहा होता है, तो हर मुल्क की कंडीशन अच्छी नहीं होती। कुछ कंट्रीज़ वो हैं जो डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। तो इकोनॉमिक लिहाज से भी कंट्रीज़ का फ़र्क आ जाता है, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, और डिपेंडेंसी जो है ना वो इंटर नेशनल रिलेशन को प्रमोट करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी, कंट्रीज़ जो है ना साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड हैं। हम कंप्यूटर नहीं बना सकते तो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टेशन के लिए हमारे उनके साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तभी वो इंपोर्ट करते हैं। अगर वो इंपोर्ट हमारे रिलेशन उनसे अच्छे नहीं है तो हम उस कंट्री से कहेंगे जिनके साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं। जैसे कि ईरान डायरेक्टली कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर पाता, तो वो किसी पड़ोसी मुल्क को कहेगा कि भाई आप ये इंपोर्ट करें और हमें भेज दें, ये आगे भी आएगा। इसको भी एक कहते हैं लीडरशिप का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारे काम जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन लीडर्स के थ्रू करते हैं बस।